हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, साइंस। और यहाँ पे जो मैं टॉपिक कवर करूँगा, साइंस के अंदर में बॉटनी का भी और जूलॉजी का भी। तो मैं सबसे पहले बॉटनी में शुरू करूँगा। बॉटनी में मैं सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग सेल को। सेल जिसे कोशिका भी बोलते हैं। सेल में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे सेल होता क्या है, सेल का हमारे बॉडी में रोल क्या है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोशिका का काम क्या है। तो सबसे पहले सेल के बारे में ये बोला जाता है, सेल जो है किसी भी सजीव वस्तु में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये सबसे छोटी इकाई बोलते हैं, मतलब बेसिक यूनिट बोलते हैं। इससे छोटा यूनिट कोई नहीं होता है, जिस वजह से इसे बेसिक यूनिट बोलते हैं। और सेल को हम लोग फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फंक्शनल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट। सबसे पहले फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं ये पहले देखना है। तो फंक्शनल यूनिट बोलने का रीज़न ये है, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कोई भी हो, तो वो बेसिक फंक्शन तो परफॉर्म करता ही है। डाइजेशन हो गया आपका, एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया। तो ये सारे जो फंक्शन है एक सेल के अंदर में, वो सारे ये फंक्शन परफॉर्म होते हैं। चाहे वो रिस्पिरेशन होगा, चाहे वो एक्सक्रीशन होगा, चाहे वो डाइजेशन होगा। दूसरा फिर हम लोगों ने बोला था स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसके बॉडी बनाने में सबसे बेसिक परफॉर्म करता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, सेल जो होते हैं, ये सेल मिलके, बहुत सारे सेल मिलके कोशिका बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं उत्तक। और टिश्यू मिलके जो होता है ये ऑर्गन बनाते हैं, इसे अंग बोलते हैं। इसके एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, लीवर हो गया आपका, किडनी हो गया, कोई भी आ गया। और फिर ये सारे ऑर्गन मिलके, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, बॉडी जो होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं, एक कोई बिल्डिंग लिए, उस बिल्डिंग में जो होता है सबसे बेसिक जरूरत पड़ता है ईंट की। तो ईंट जो होता है उसको हम लोग एक सेल से तुलना कर सकते हैं, कोशिका से। और बहुत सारे हम लोग ईंट जोड़ते हैं, उसके बाद क्या बनता है, दीवार बनता है, वॉल। तो उससे हम लोग जो है ना, उसकी तुलना टिश्यू से कर सकते हैं। फिर दूसरा आपका आ गया, बहुत सारे दीवार बनाते हैं, उसके बाद हम लोग रूम बनते हैं। तो वो रूम जो होता है उसको हम लोग ऑर्गन से तुलना कर सकते हैं। फिर वो सारे रूम मिलके एक बिल्डिंग बनता है, जिससे हम लोग ऑर्गन सिस्टम से तुलना करते हैं। आगे हम देखते हैं सेल के रिगार्डिंग, जो कि सेल का जो स्टडी करते हैं, चाहे टिश्यू का, जिसका भी स्टडी करते हैं, उसके लिए एक टर्म दिया जाता है। कोई भी ब्रांच होता है तो उसके लिए एक टर्म दिया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सेल के रिगार्डिंग जो क्या टर्म दिया गया है। सेल का जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। और यदि हम टिश्यू का जो करते हैं उससे बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अब ये देखते हैं, ये तो सेल के बारे में तो कोई ना कोई तो सबसे पहले खोज किया ही होगा। सबसे पहले खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। और इन्होंने किया था सबसे पहले डेड सेल्स था जो सबसे पहले जिन्होंने किया था। जो प्लांट जो होते हैं, प्लांट के कॉर्क जो होते हैं, आप लोगों ने जो देखा होगा, कोई भी जो बोतल होते हैं ना, तो उसके ऊपर में जो वो वुडन टाइप से लगा हुआ होता है, उसी को हम लोग कॉर्क बोलते हैं। उसी से उन्होंने सबसे पहले डेड सेल्स का खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने। आगे हम देखते हैं, उसके बाद लिविंग सेल का खोज किया गया था। इसको किया था एंटन वेन लीeuwenhoek ने। उन्होंने सबसे पहले परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया पे, प्रोटोजोआ पे, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। फिर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस का खोज किन्होंने किया था। न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और प्रोटोप्लाज्म का परकिंजी ने। अब आगे हम ये देखते हैं, जो कि सेल जो होता है, लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, ये सब किसे बोलते हैं,
इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आता है लार्जेस्ट सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल कहते हैं ओस्ट्रिच के अंडे के सेल को जो होता है वो सबसे बड़ा सेल कहलाता है। दूसरा फिर हम ये लोग ये देखते हैं स्मॉलेस्ट सेल किसे बोलते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है पीपीएल, उससे सबसे छोटा सेल बोलते हैं। फिर आता है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल को हम लोग जो इंसान में जो होता है ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन में ये हम लोग देखना है जो कि न्यूरॉन के बारे में ऐसा है जो कि उसका जो रीजनरेट कैपेसिटी होता है, डिवाइड होने का कैपेसिटी जो होता है वो सबसे कम होता है। इस वजह से ये हमारे ब्रेन में जो होता है ये वो कवरिंग में होता है, ये कैविटी के अंदर या बोन कैविटी के अंदर में रहता है। ये डिवाइड सबसे कम करता है। और जैसे किसी किसी केस में होता है ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं तो उसमें होने का रीज़न ये रहता है जैसे 90% सेल हमारे न्यूरॉन जो होते हैं डिवाइड नहीं करते हैं और वो 10% ही होते हैं। उसमें जब जो डिवाइड होना शुरू होता है तो बहुत डिवाइड होता है, एक्सिस डिवीजन होने की वजह से वो ट्यूमर का केस लेता है। कैंसर का मीनिंग यही होता है जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। अब हम लोग आगे ये देखते हैं सेल थ्योरी। सेल के बारे में कौन सा जो थ्योरी दिया गया था, सेल को एक्सप्लेन किया गया था, उसके बारे में उसके जो सिद्धांत दिए गए हैं कोशिका के, हम उसको सबसे पहले देखते हैं। सेल के बारे में सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था उन्होंने, उनका नाम था माल्थस स्लेडन। ये एक बोटनिस्ट थे और उन्हीं के साथ जो थे टी स्योन थे, वो एक जोलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने ये बोला था आगे अभी जो हम लोगों ने पहले जो थोड़ी देर पहले देखा है फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल को जो बोले थे उनको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिर आगे आते हैं रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो होते हैं इसका मीनिंग ये होता है जो कि नई कोशिका जो बनती है, न्यू सेल जो होते हैं वो पुराने सेल के डिवीजन होने से बनते हैं। नया सेल जो होता है ये जैसे पुराने जो भी सेल रहे ये डिवाइड होगा तब ये दो सेल बने, इस तरीके से नया सेल बनते हैं। इनको जो एक्सप्लेन किया था रुडोल्फ वर्च्यू ने। हम आगे अब देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी सजीव ऑर्गेनिज्म है, सजीव वस्तु है, उसके बारे में हम लोग ये देखते हैं। उनको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक तो यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एकल कोशिका। तो एकल कोशिका में हम लोग देखते हैं जो भी यूनिसेलुलर होते हैं वो एक ही सेल का बना होता है, सिंगल सेल का बना होता है और उसी के अंदर में जो होता है सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे आपका करेगा ये रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारे फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं एक ही सेल के अंदर में। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, अमीबा हो गया, आपका ईस्ट हो गया। एक अमीबा के अंदर में जो ये होता है इसका शेप इरेगुलर होता है, इसी के थ्रू जो होता है रिस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन होता है, डाइजेशन, सारा फंक्शन इसी के थ्रू करते हैं। फिर हम दूसरा लेते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे सेल से बने हुए थे, मेनी सेल्स का बना हुआ होता है। इसके एग्जांपल में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो। अब बात आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो हम लोग सेल के नंबर के बेसिस पे सबसे पहली बार डिवाइड किए। फिर दूसरी बार हम लोग इसको डिवाइड करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बेसिस पे। जैसे कोई भी सेल है, ये सेल रहा, इसके अंदर में ये ऑर्गेनल्स है। ये ऑर्गेनल्स के अंदर में जैसे ये न्यूक्लियस हुआ तो इसके बाहर में एक कोटिंग है, कवरिंग है, इसी को बोलते हैं हम लोग सेल, ये ऑर्गेनल्स का कवरिंग। तो प्रोकैरियोट में जो होता है ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, इसके बाहर से ये कवरिंग नहीं होते हैं, तो इसलिए बोला जाता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स
इसमें नहीं होता है। अब दूसरा चीज ये देखते हैं प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस के रिगार्डिंग। इसके न्यूक्लियस में भी कवरिंग नहीं होता है, इस वजह से इसे न्यूक्लियाइड बोलते हैं। हम आगे देखते हैं एक और ऑर्गन होता है और सेल ऑर्गेनल्स, वो है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है। और ये राइबोसोम जो होते हैं बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, ये कवरिंग नहीं होता है सबसे ये राइबोसोम के बाहर में। और ये राइबोसोम्स होता है 50S होता है प्रोकैरियोट में आपका, और ये यूकैरियोट में जो होता है 80S टाइप होता है। जैसे हम लोग प्रोकैरियोट में एग्जांपल देख सकते हैं, आपका बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी हो गया। अब हम आगे ये देखते हैं यूकैरियोट के रिगार्डिंग। यूकैरियोट में क्या देखते हैं, जो अभी मैंने पहले बोला था, ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये सबके बाहर एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड होते हैं, जिसके बाहर जो ये मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। इसके मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। बाहर से जो ये परत रहती है, किसी में सिंगल बना हुआ रहता है, किसी में डबल बना हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। इसी में कुछ जैसे आ जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। अब हम आके ये देखते हैं राइबोसोम, इसमें भी पाया जाता है, यूकैरियोट में भी अभी बोला जो था, सेंट्रियोल आ गया, न्यूक्लियस। और इस तीनों चीज को याद करके रखना है, कहे तो बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है जो कि इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनस बॉन्डेड बोल होता है। तो उसके एग्जाम्पल में आ जाएगा आपको ये राइबोसोम आ गया, सेंट्रियोल आ गया, न्यूक्लियस। और इस तीनों चीज को याद करके रखना है, कहे तो बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है जो कि इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स जो होता है बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। अब हम आगे ये देखते हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होते हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें से कुछ जो होते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड में, एक होते हैं डबल बॉन्डेड, एक होते हैं सिंगल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड में हम लोगों को ये देखना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, आपका प्लास्टिड्स हो गया। बस ये दो याद रखना है, इसके सिवा जो भी आएगा वो जो है सिंगल मेम्ब्रेन में आ जाएगा। आपको ये तीन इधर, ये दोनों याद रखना है। और आपको कोई भी एग्जाम में रहेगा, जैसे डायरेक्ट पूछ लेगा इसमें से कौन सा जो है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स है, या इसमें से मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स नहीं है। तो हम आगे ये देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है सेल वॉल का। जो कि सेल वॉल जो होता है ये आपको ओनली प्लांट सेल में मिलेगा, और एनिमल सेल में आपको सेल वॉल एब्सेंट रहता है। तो सेल वॉल जो होता है ये नॉन लिविंग होता है, और ये जो सेल वॉल जो होता है प्लांट के अंदर में सेलुलोज का बना हुआ होता है आपको। और फंजाई जो होता है, कवक जिसे बोलते हैं, वो काइटिन का बना हुआ होता है, उसका जो सेल वॉल है। और ये बैक्टीरिया के अंदर में जो है ये जो बना हुआ होता है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। हम आगे ये देखते हैं सेल वॉल के बारे में देखते हैं, सेल वॉल होता क्या है, सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शंस क्या है, ये हम सब इसको आगे हम देख रहे हैं। सबसे पहले सेल वॉल का जो काम होता है, ये एक आकार प्रदान करता है सेल को एक डिफिनिट शेप देता है, और उसको क्या करता है, एक प्रोटेक्शन देता है फिजिकल डैमेज होने से। यदि किसी चीज से उसको चोट लग गया, चाहे उसमें फिजिकल अटैक हो गया कुछ होने की वजह से, उसे बचाता है। कौन सा, तो ये सेल वॉल होता है, और डैमेज होने से बचाता है। फिर हम ये देखते हैं सेल वॉल जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, एक होता है सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है
सबसे पहले जो सेल वॉल बनता है वो प्राइमरी सेल वॉल ही बनता है, उसके बाद जो होता है सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। आपका ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ये सबसे पहले अंदर की साइड बनता है। जब ये बनता जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ ये मैच्योर होता है। जब ये मैच्योर होगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तब ये जो है सेकेंडरी सेल वॉल का रूप लेगा और प्राइमरी सेल वॉल बाहर रहता है और सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की ओर बनता है। ऐसा ऐसा तो नहीं होगा जो कि एक सेल जो होता है एक ही जगह एक ही सेल रहेगा। किसी भी ऑर्गन प्लांट में यदि मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारे सेल होंगे, तो उस सेल को एक दूसरे को तो होल्ड करके रखता होगा। ऐसा तो नहीं है जो कि एक सेल का जो काम है बस वही किया, दूसरा का जो काम है वो लिमिटेड काम रहेगा। फिर ऐसा होता है एक सेल जो होता है दूसरे सेल के साथ अटैच्ड रहता है, और वो अटैच्ड होते किस चीज से है? जैसे इसके अंदर जो भी काम रहा, सबसे पहले जैसे एक्सक्रिएशन रहा, एक्सक्रिएशन कर लिया, चाहे फोटोसिंथेसिस कर लिया, इसके बाद जो होता है ये प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ये होल्ड करके रखता है एक सेल को दूसरे सेल से, और इसके थ्रू जो होता है दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है और एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। फिर हम ये देखते हैं ये जो प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शन होता है, ये मिडिल लेमिला जो होता है ये बना हुआ होता है आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम का। अभी जो हम लोग देख रहे थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम में देखिए, सबसे पहला ये है सेल वॉल का है जो कि एनिमल सेल में ही मिल रहा है, और प्लांट सेल में सेल वॉल मिल रहा है, और एनिमल सेल में आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा सेल वॉल। और जैसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों में कॉमन होता है, एनिमल सेल में भी रहता है और आपको प्लांट सेल भी मिलेगा। ये रहा ना सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, जो कि वैक्यूल जो होता है ये ध्यान रखना केवल प्लांट में ही नहीं मिलता है। वैक्यूल ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्लांट में भी मिलता है और वो एनिमल में भी मिलता है। अभी हम बता रहे थे आपको वैक्यूल ये प्लांट एंड एनिमल दोनों में मिलता है, लेकिन ये ध्यान रखना प्लांट में लगभग ये 90% जो होता है पूरा सेल का 90% एरिया कवर करता है, और ये इसमें एनिमल में कम अमाउंट एरिया जो है कवर करता है। अब हम आगे ये देखते हैं सेल के रिगार्डिंग जो बहुत समय मिलता है, लेकिन ये ध्यान रखना प्लांट में लगभग ये 90% जो होता है पूरा सेल का 90% एरिया कवर करता है, और ये इसमें एनिमल में कम अमाउंट एरिया जो है कवर करता है। अब हम आगे ये देखते हैं सेल के रिगार्डिंग जो बहुत सारे जो थ्योरी दिया गया है, उस थ्योरी को हम लोग आगे पढ़ते हैं। सेल के रिगार्डिंग ये थ्योरी दिया गया है सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग। सेल मेम्ब्रेन जो सबसे बाहर वाला जो कवरिंग होता है, जैसे ये सेल रहा, ये जो कवरिंग जो दिया हुआ है आपका, इसके रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको अब हम लोग आगे एक्सप्लेन करके देखते हैं। सबसे पहले इसको जो है ना सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आरबीसी में देखा गया था सबसे फर्स्ट टाइम, और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में आपको प्रोटीन लगभग कितना 52% के आसपास मिलेगा, 52, और लिपिड 40% के आसपास मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है जो कि ये जो है ना सेल टू सेल वेरी करेगा, ऐसा नहीं है जो इसका जो कंपोजिशन एक सेल में दिया हुआ रहेगा वो सारे सेल में दिया हुआ है। अब हम लोग ये देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम में ये देखना है ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ कैसा रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा हुआ रहता है, वो किस तरीके से अपना काम करता है, वो हम देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे प्रोटीन जो है 52% है और लिपिड 40%। तो सबसे पहले ये देखते हैं, आपको हम यहाँ पे लिपिड का लेयर बता दें। ये लिपिड का लेयर बना हुआ, लिपिड का बाई लेयर रहता है, 2 लेयर बना हुआ रहता है। ये रहा
और ये रहा। तो लिपिड का जो बाइलेयर जो बना हुआ रहेगा आपका, ये और ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ रहता है ये लिपिड जो है फॉस्फोलिपिड का है। इसके अंदर में जो ये जो हेड बना हुआ है, हेड ये जो है ये हाइड्रोफिलिक हेड रहता है। और ये जो टेल जो पूंछ जैसा जो बना हुआ है ये हाइड्रोफोबिक रहता है। तो ऐसा बनाने का रीजन क्या है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक? तो हाइड्रोफिलिक ये रहता है, ये पानी से अटैच्ड रहता है, ये पानी वाटर लविंग होता है, इस वजह से ये हाइड्रोफिलिक रहता है। और ये जो एक्वस इन्वायरमेंट रहता है और ये बाहर वाला इन्वायरमेंट को ये फेस करता है हाइड्रोफिलिक इंड। और आपको जो ये हाइड्रोफोबिक इंड है, ये जो भी बताया गया है, ये जो है वाटर रिपेलिंग होता है, इसको एक्वस नेचर से बचाया जाता है, पानी के मीडियम से बचा के रखना होता है। फिर अभी हम लोग देखे थे प्रोटीन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन, इसी में प्रोटीन भी रहता है। तो जिसका ये आपको हम डायग्राम दिखा रहे हैं, ये आपको प्रोटीन रह गया। ये प्रोटीन जो है इसी तरीके से ये लिपिड के बीच बीच में एम्बेडेड रहता है। और ये जो आपको मिलेगा शुगर जो रहता है, इसमें शुगर भी रहता है, जो कि हाइड्रोफिलिक हेड जो रहता है लिपिड का, उसके ऊपर ये शुगर बना हुआ रहता है। तो ये शुगर रहता है इस पे। और ये देखना है, जो कि इनको सबसे पहले एक्सप्लेन कौन किया था, सिंगर और निकोलसन ने। इन्होंने जो है सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल या सेल मेम्ब्रेन का मॉडल जो है इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और ये रखना है ध्यान, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है। सबसे पहला काम देखते हैं, सेल का जो है, सेल के बाहर और अंदर ट्रांसपोर्ट होने में मदद करता है। ट्रांसपोर्ट जैसे सब तरीके से होता है, एक्टिव होगा आपको, पैसिव होगा। तो एक्टिव में जो होता है उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ते हैं, ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो रहता है। यदि ये रहा आपको, इधर की क्वांटिटी यदि कम रहा इस साइड और इधर की क्वांटिटी ज्यादा रहा, तो इसके अपोजिट जो हम लोग ग्रेडियंट के अपोजिट लेके जाते हैं, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसी को हम लोग एक्टिव बोलते हैं। और पैसिव जो रहता है, हाइयर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की ओर लेके जाते हैं। अब हम आगे ये देखते हैं, सेल के अंदर में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स था। अब हम उन सब चीज़ों को आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब हम आगे ये देखते हैं सेल उनके ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं। एक सेल के अंदर में जो भी इसके अंदर का जो डायग्राम है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, फिर आ गया आपका वैक्यूल, फिर आ गया आपका न्यूक्लियस आ गया, फिर प्लास्टिड्स आ गया, फिर सीलिया और फ्लैजिला आ गया। तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है 7 से 8 अप्रोक्स, इस सब का जो है हम लोग आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल एक्सप्लेन करके देखते हैं। सबका काम क्या है, इसका डायग्राम क्या है, इसका क्या रोल है, सबको हम लोग पढ़ेंगे। अब हम आगे इसका जो क्वेश्चन होगा आपको हम नीचे में मेंशन कर देंगे। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अच्छा लगा हो आप लोगों को तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू देखने के लिए।